हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैं आपको इसमें फिजिक्स 12th के जैसे लेंस का जो मेकर सूत्र होता है, लेंस का सूत्र जिससे बनता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें आपको डीपली समझाऊंगा, आपको एक एक चीज़ ध्यान देनी है, एक एक पॉइंट ध्यान देना है, तभी आप ये कर पाएंगे। थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन आसान है। तो मैं बताऊँ, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक उत्तल टाइप में एक गोलीय पृष्ठ है। ठीक, ये उत्तल टाइप में जो है गोलीय पृष्ठ है, उत्तल जैसा है। अब जब ये उत्तल जैसा है तो हम इसको ये मान लेते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा विरल है, ठीक, और जो ये हिस्सा है ये हमारा सघन हिस्सा है, ठीक। और हमने इसका एक अक्ष खींच लिया है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसका एक अक्ष बना लिया। अब इसमें जो ये वाला बिंदु है, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि इसको पी कहते हैं। इसको हम अपने से सेंटर सी मान लेते हैं, ठीक, अपने से सेंटर सी मान लेना है। आप इसके पास भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मान सकते हैं, ठीक। मैंने यहाँ पे सी मान लिया और ये मान लेते हैं कि जो ये हिस्सा है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। और हम ये तब बना रहे हैं जब हमारा इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बने, क्योंकि इसी के लिए दो कंडीशन है। एक इसी के लिए जब हम करते हैं तो एक हमारा ये आभासी प्रतिबिंब देता है और एक करते हैं तो ये हमारे वास्तविक प्रतिबिंब देता है। तो हमें वास्तविक के लिए करना है, ठीक। तो हमने ये माना कि जब ये प्रकाश की किरणें ओ बिंदु से यहाँ पर जाएंगी, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक ओ बिंदु पर जाएंगी, हमने ये मान लिया यहाँ पर आकर टकरा रही हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब अपवर्तन के नियम से कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने पथ से विचलित होती है। वो अगर सघन विरल से सघन में जाएगी तो विलंब की ओर झुकेगी, और यदि सघन से विरल में जाएगी तो विलंब से दूर हट जाती है, ठीक। तो जो इसका सेंटर बनेगा, विलंब बनेगा, तो किसी वृत्त के लिए सेंटर जो अभिलंब होता है उसके केंद्र से होता है। तो हम इसके लिए एक सेंटर यहाँ से जो अभिलंब है खींच लेंगे। अब आप जानते हैं कि जो भी अभिलंब के साथ कोण बनता है उसको आई कहते हैं। जो विलंब के साथ कोण बनेगा उसे हम आई कहते हैं। अब ये मान लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती हैं तो अपने विलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब विलंब की ओर झुकेगी तो ये हमारा आगे कहीं यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और इसको हम मान लेंगे अपने से आई। क्या मान लेंगे? आई मान लेंगे। अब क्या कहेंगे हम कि जो ये वाला हिस्सा है इसको हम अपने से एन मानेंगे, और इस वाले जो इसको नीचे मिलाएंगे इसको हम एन मान लेंगे, ठीक। तो एक को हमने पॉइंट को एम माना है और दूसरे पॉइंट को हमने एन मान रखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये वाला पॉइंट हमारा एम है और ये वाला पॉइंट क्या है? एन है। अब जो इसमें थोड़ा सा समझना होता है वो हमें ये समझना है कि ये वाला हमारा जो है ये वस्तु है, और वो जो है प्रतिबिंब है, और ये विलंब है। तो जो वस्तु के साथ कोण बनता है उसे हम अल्फा कहते हैं, ठीक, उसे हम अल्फा कहते हैं। और जो विलंब के साथ बनता है उसे हम गामा कहते हैं, और जो इमेज के साथ बनता है, प्रतिबिंब के साथ, उसे बीटा कहा जाता है। तो वस्तु के साथ अल्फा, प्रतिबिंब के साथ बीटा, और विलंब के साथ गामा, ये हमें जानना है, ठीक। अब इसमें करना क्या है कि जो ये वाला विरल माध्यम है इसका अपूर्णांक मान लेते हैं n1, और जो ये सघन है इसका अपूर्णांक मान लेते हैं हम n2। तो एक का अपूर्णांक n1 है और दूसरे का अपूर्णांक n2 है। अब जो स्नेल का नियम है, हमें पहले ही कहा है कि हमें इसमें लेंस मेकर सूत्र बनाना है, जो कि केवल विरल से सघन के लिए है। आगे सघन से विरल भी आता है, ये उत्तल पे है, अवतल में भी आएगा, लेकिन हमने केवल अभी उत्तल के लिए किया है, वो भी वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये जो किरण है जाकर वास्तव में आप आई पर मिली है, और जो वास्तव में वाई पर मिली है तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाएगा, ठीक। वस्तु के साथ अल्फा कोण बनेगा, प्रतिबिंब के साथ बीटा बनेगा, और जो ये विलंब है, केंद्र है, इसका केंद्र के साथ ही विलंब बनता है, इसे हमने गामा कहा है। अब जो स्नेल का नियम है वो क्या कहता है? जो स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम कहता है कि स्नेल नियम कि साइन आई बटा साइन आर बराबर में आई की जो सामने वाला कोण है, कौन से पृष्ठ में जा रही है? तो सघन में। सघन का अपूर्णांक क्या है? n2। तो साइन आई बराबर में n2 बटा साइन आई बटा साइन आर बराबर में n2 बटा क्या होगा? n1 होगा। ये स्नेल के नियम में हमने जाना है। तो जो अपवर्तन पढ़ा है उसमें स्नेल का नियम बताया गया है, उस स्नेल के नियम से हमने साइन आई बटा साइन आर और n2 बटा n1 रख लिया, ठीक। लेकिन थोड़ा सा ये भी जानना होता है कि जो अपवर्तन होता है इस तरह के गोलीय पृष्ठ पर होता है, उसमें अगर एंगल छोटा हो, कोण छोटा होता है, तो हम साइन आई को आई मानेंगे
और साइन आर को आर मानेंगे। तो हमें ये कंडीशन रखना होता है कि यदि, ये कंडीशन रखना है यदि एंगल छोटे हों, कोण छोटे हों, ठीक, कोण छोटे मानने हैं, कोण छोटे हों तो हम लिखेंगे साइन आई आई के समरूप होगा और जो साइन आर है वो आर के समरूप होगा। ठीक, मतलब कि साइन आई और आर जो है, आई आर ये बहुत छोटे हैं और जो बहुत छोटे हैं हम तो साइन आई को आई के बराबर रख सकते हैं और साइन आर को हम आर के बराबर रख सकते हैं। ये एंगल कोण छोटा होने पर ऐसा होता है। अगर कोण छोटा होगा तो जो ये टर्म है ये इसके पास आती चली जाएगी, यानी कि ऐसा कंडीशन भी होगा कि एन बहुत ज़्यादा पास होगा पी के, तो हम एन को हटा के उसकी जगह पी रख देते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि जो साइन आई है वो आई के बराबर है, साइन आर जो है वो आर के बराबर है। तो हम इस समीकरण को, स्नेल के नियम जो है, इसको हम अपने से बदल कर ये कह सकते हैं कि साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर बराबर में n2/n1, n2/n1 हमने ये रख दिया n2। चलो ठीक है, n2/n1 हमें समझ में आया अच्छी तरीके से। तो i/r बराबर n2/n1 आ गया। और दूसरी बात यहाँ से ये बनेगी कि अगर कहीं हमें साइन आई, अच्छा ऐसे क्यों रखा कि साइन आई हमने रख लिया? साइन आई को रखने का सबसे बड़ा कारण है कि साइन आई में हमें लंब बटा कर्ण चाहिए। अब आई के लिए लंब कहाँ बनाएंगे? लंब बनेगा ही नहीं। आर के लिए लंब कहाँ बनाएगा? आर जो है, छोड़िए यहाँ पर आर हम भूल गए हैं, अभी ये वाला हिस्सा हमारा आर है। तो आर जो है, आर, इसके सामने लंब कौन कहलाएगा? ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि लंब के लिए हमें समकोण जानना जरूरी है, समकोण होना चाहिए। तो ये वाला हमारा आई है, ये वाला जो है हमारा आर है, आर के सामने कोई लंब बनेगा ही नहीं। इस वजह से हमने साइन आई एंगल को छोटा कह के साइन आई को आई के बराबर और साइन आर को आर के बराबर ये हमने रख दिया। अच्छा, अब आई का मान कैसे निकालेंगे? निकलेगा ये बताइए कि n1 इंटू आई बराबर n2 इंटू आर, ये आराम से हो सकता है। तो n1 आई और n2 आर ये हमारा निकल के आया। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण नंबर हमने कितना मान लिया? 2 मान लिया। अब आई देखना है कि आई कैसे निकलेगा। तो आई के लिए आपको इसमें थोड़ा जानना पड़ेगा। ठीक, इस त्रिभुज को, जो इसमें त्रिभुज बने उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब अपने से हमने इसको m माना है, इसको n माना है, इसको i माना है, इसको c माना है, इसको o माना है। तो जो i है ये वाला कोण, ये वाला i है, और जो इसका विलंब है ये वाला हिस्सा, इसका विलंब है ये। तो हमने 9वीं में एक नियम था कि अगर किसी त्रिभुज का इस तरीके से कोण बनता है, बाहरी कोण ये कहलाता है, ये बाहरी कोण है। तो अगर ये कोण 45 है और ये कोण भी 45 है, मैंने एक बात कह रहा हूँ, मान लीजिए 45 नहीं, इसको 60 मान लीजिए और इसको 80 मान लीजिए। तो एक को हमने 60 कहा, एक को क्या कहा हमने? 80 कहा। तो अगर ये 60 है, ये 80 है, तो टोटल 140। तो 140 से ये वाला कोण कितना होगा? 40 होगा। ये सिंपल है। और ये 60 और 80 140 है, त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो ये हमारा जो होगा 40 होगा। तो जब ये 40 होगा, ये वाला हिस्सा अगर 40 होगा, तो जो ये मान होगा ये अपने आप ही 140 हो जाएगा, क्योंकि ये 180 बनाएगा ये टोटल, और ये 40 है तो ये 140 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 60 और 80 को जब जोड़ेंगे तो ये भी 140 आएगा। तो हमें नियम है कि अगर त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग जोड़ा जाता है तो किसी तीसरे के बाहरी कोण के जो है वो बराबर हो जाता है। तो 60 और 80 140 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें हमें त्रिभुज चुनने हैं। तो एक जो है ये वाला त्रिभुज बन जाता है इस तरीके से, ये हमारा O है। ठीक, ये O, ये जो है हमारा C है, और C से जो डॉटेड लाइन गई है, C से जो डॉटेड लाइन है, C से, इसके लिए हमने कोण बना रखा है I। ठीक, ये वाला I है। ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? अल्फा। इसके लिए क्या है? गामा। तो हम कह सकते हैं कि जो I का मान होगा वो अल्फा प्लस गामा होगा। आई का मान अल्फा प्लस गामा, ये आई का मान मिला। दूसरा रह गया कि हमें आर का मान भी निकालना है। चलिए आर के लिए देख लेंगे। तो आर जो है कोण ये यहाँ पर है, और आर अगर निकालना है तो ठीक से देखिए, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है जिसमें आर है, तो ये बीटा है, ये गामा है, ये आर है। तो इसके लिए जब बनाएंगे हम, तो इसके लिए कुछ जो स्ट्रक्चर है कुछ ये इस तरीके से बनेगा, ये वाला है। ठीक, इस तरीके से। तो जो इसको आगे बढ़ाया हमने इधर, ये वाली लाइन, तो जो इस लाइन पे ये गामा है, ये वाला आर है, और ये वाला बीटा है। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि जो दो कोण आंतरिक होंगे इसका योग बाहरी वाले के बराबर होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि जो गामा होगा, ये गामा है। ठीक, गामा, ये वाला हमारा आर है, तो गामा बराबर में आर प्लस बीटा कह सकते हैं। ठीक, आर प्लस बीटा हम ये कह सकते हैं, गामा बराबर में आर प्लस बीटा। तो आर का मान निकालेंगे तो ये बनेगा गामा माइनस बीटा, ये निकल के हमारा आ जाएगा। आर बराबर गामा माइनस बीटा, ये आर है
ठीक, ये आर और ये गामा माइनस बीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू मिल गई हमें और आई की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है कि जब आर और आई की वैल्यू मिल जाए तो जो समीकरण 2 आप देख रहे हैं, समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम कहेंगे कि समीकरण 2 से n1 आई, तो आई का मान है अल्फा प्लस गामा, n2 आर का मान है गामा माइनस बीटा, हमने रख दिया इसमें। ठीक, अब बात ये पड़ता है कि गामा अल्फा बीटा इनका मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक ना, देखिए बहुत ही आसान है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ध्यान देना है कि अल्फा ये हमारा कोण है, जो अल्फा है ये हमारा कोण है, गामा भी कोण है और जो बीटा है वो भी हमारा कोण है। तो हमने एक 11th में फॉर्मूला पढ़ा है कि कोण बराबर में चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, ये हमने पढ़ा है। तो कोण हमारे अल्फा बीटा गामा है और हम पढ़ेंगे चाप बटा त्रिज्या होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये मान लीजिए कि हमारा कोई चाप है, ठीक, तो यहाँ से इस बिंदु से दूरी तक को त्रिज्या कहा जाता है और जो ये होता है ये, इसको हम रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और ये हमारा थीटा कहलाता है। तो थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हमने पहले ही ये कह रखा है कि जो कोण है वो छोटे हैं, जो कोण है वो छोटे हैं। तो कोण छोटा होने पर जो चाप होता है, ये चाप, ठीक से देखिएगा, जो कोण छोटा रहेगा ऐसे, ये कोण छोटा होगा, ये बहुत छोटा होगा, तो जो ये चाप होता है एक सीधी रेखा जैसे समझ में आता है, जो चाप है ये सीधी रेखा जैसे लगता है। ठीक, उसी तरीके से जब ये हमारा कोण अल्फा है तो अल्फा बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो अल्फा के लिए जो चाप है वो ये है एम एन, तो एम एन अब बटा इसके लिए त्रिज्या क्या होगा, तो ओ एन होगा। ठीक, एम एन चाप जैसा लगेगा, कब, जब त्रिज्या छोटी होगी, चाप अगर कोण छोटा होगा तो हमें अपने आप ही जो चाप है वो सीधी रेखा में दिखेगा, और जब सीधी रेखा में दिखेगा तो हम एम एन बटा ओ एन कह सकते हैं। इसी तरीके से बीटा का मान निकालेंगे, इस वाले बीटा का, तो बीटा के लिए चाप यही काम करेगा, लेकिन इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक बनी जाएगी। जो ये है इसका चाप है और ये त्रिज्या काम ये करेगा, तो चाप यानी कि एम एन अब बटा में त्रिज्या यानी कि आई इंटू एन। ठीक है, ये हमारा होगा। बच गया गामा, तो गामा बराबर में ये रहा, इसके लिए चाप ये एम एन, एम इंटू एन, और त्रिज्या तो सी, ये सी मिट चुका है, सी इंटू एन यानी कि एन सी, ये हो गया हमारा। तो हमने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया, गामा भी निकाल लिया। अब इन तीनों का मान इसमें पुट कर देना है। तो हम कहेंगे कि n1 गामा अल्फा का मान क्या है, तो एम एन बटा ओ एन, एम एन बटा ओ एन प्लस है तो प्लस लिखना है, गामा तो एम एन बटा एन सी, एम एन बटा एन सी, ये हो गया बराबर गामा यानी कि फिर एम एन, और कब, जब n2 रहेगा तब, तो n2 एम एन बटा एन सी माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू एम एन बटा आई एन, एम एन बटा आई एन, ये रहा मान सभी का रख लिया हमने। अब देखेंगे कि सभी में ऊपर एम एन कॉमन है, तो जब एम एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो 1 बटा ओ एन, 1 बटा एन सी, ये बचा एम एन कॉमन लेने पर। इधर भी अगर एम एन कॉमन ले लें तो 1 बटा एन सी माइनस 1 बटा आई एन, ये बचेगा हमारा। ठीक, 1 बटा आई एन बचा। अब क्या करना है कि एम एन से एम एन कट जाएगा, तो ये n1 बटा 1 बटा ओ एन प्लस 1 बटा एन सी बराबर n2 1 बटा एन सी माइनस 1 बटा आई एन, ये हमारा बना। ठीक, ये हमारा इतना बना। अब हम ये जानते हैं इसमें कि अगर कोण छोटा हो, मैंने पहले ही कहा कोण छोटा हो, तो जो एन बिंदु एन ये पी के समीप चला जाता है, पी के बहुत पास चला जाता है। ठीक, तो जब कोण छोटा होगा तो हम ये कहेंगे कि जो एन बिंदु है वो पी के एकदम पास है, यानी कि पी ही है। ठीक, तो हम कहेंगे कि n1 बटा 1 बटा ओ एन, तो ओ एन की जगह लिख देंगे ओ पी, कब, जब कोण छोटा रहेगा तब, प्लस 1 बटा एन सी, तो ये हो जाएगा सी पी, n2 1 बटा एन सी, तो ये भी हो जाएगा सी पी, एन सी तो इसको सी पी कह देंगे। ठीक, माइनस 1 बटा आई इंटू एन, आई इंटू एन, तो आई इंटू पी कह देंगे। ठीक, आई इंटू पी बना, मैंने आई पी बना, ये हमारा आई से पी तक, आई से एन तक, सी से एन तक, ओ से एन तक बना। अब आप ये बताइए कि अगर जो वस्तु की दूरी होती है उसे यू से
और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे V से, और जो त्रिज्या होती है उसे R से दर्शाते हैं। लेकिन जो इधर होगा इस साइड वो माइनस का, और जो इधर होता है इस साइड होता है, जो ऑब्जेक्ट से अलग होता है, विपरीत होता है, ठीक। जो इधर ऑब्जेक्ट रहेगा उसे वस्तु रहेगी तो उसे हम U से, यानी कि वो माइनस का रह जाता है, और अगर विपरीत बन जाती है प्रतिबिंब तो वो प्लस का लेते हैं। तो इधर ये बना है, वस्तु इधर है तो इसको U, और किसका, तो इसे माइनस का कहेंगे। जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारा त्रिज्या है, और जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारा प्रतिबिंब है। तो OP का मान तो U है, लेकिन इधर है तो ये माइनस का, तो हम कहेंगे N1 1/-U प्लस 1/CP। तो CP का मान क्या है, R है, तो CP को हम R लिखेंगे, बराबर N2 CP का 1/R, और ये जो बना -1/IP, तो ये V है, तो 1/V लिख देंगे इसमें, ठीक। अब गुणा करेंगे तो N1 माइनस के U N1/R N2/R माइनस N2/V, ये बनेगा, ठीक। ये हमारा रिजल्ट निकला। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा सही, R को अगर एक तरफ कर देंगे तो ये N1/-U, ये V वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस N2/V N2/R माइनस N1/R, ये बना हमारा। तो ये जो होता है ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक। कब के लिए, तो जो विरल से कहाँ आ रहे हैं, सघन में, तब के लिए फॉर्मूला हमारा ये बनता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है, और लेंस मेकर फॉर्मूला है जो है ये पेपर में पूछता भी है कि अगर कोई वस्तु विरल माध्यम से किसी पृष्ठ के सामने रखी हैं तो उसका लेंस मेकर सूत्र यानी कि सूत्र क्या बनेगा, या उसके लिए व्यंजक लिखिए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अगर ये आपको सही से समझ में आया होगा, कहीं इसमें दिक्कत हो आप तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।